हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सपीरियंस 2025 में हम लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए सुर्खियों में रही प्रजातियां देख रहे थे जो पीटी 365 मिशन IAS का है। तो उसमें अपनी स्थल प्रजातियां कर ली थी, जलीय प्रजातियां कर ली थी, कीट सरीसृप इनको कर लिया था। अब हम लोग को आए थे ये करने के लिए। अब हम लोग करेंगे आज पादप प्रजातियां और बानतारा, जो अंबानी जी का बानतारा है तो उसको करेंगे। उसमें कौन सी प्रजातियां रखी गई हैं, जैसे मोदी जी ने इस साल विजिट किया था तो चर्चा में था। और अपना पादप प्रजाति आज हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे कितने कर लेते बार आपको शो कर इसका इंडेक्स। ये हम लोगों ने इसको कर लिया था, ठीक है। स्थलीय जानवर हो गए थे हम लोग के। स्थलीय जानवर हम लोगों ने कर चुके थे, ठीक है। जैसे ग्रेट वुल्फ, रेड पांडा, एशियाई चीता इनको पढ़ लिया था हम लोगों ने तो पहले लेक्चर में। मेरा यहाँ तक हुआ था हम लोग का। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पक्षी प्रजातियाँ पढ़ी थी और जलीय प्रजातियाँ पढ़ी थी और सरीसृप और कीट उभयचर पढ़ी थी, है ना। आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है पादप प्रजातियाँ। पहले पादप प्रजातियाँ पढ़ेंगे, ये 10-12 ठो है। उसके बाद बानतारा में 4-5 ठो है। तो बानतारा जो अंबानी जी का है ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट अपना पादप प्रजातियाँ खोलते हैं। ये पादप प्रजातियाँ हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। तो पहला अपना पादप है यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वाटर्स। तो न्यूज़ में क्यों था यूट्रिकुलेरिया। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया नामक पौधे काफ़ी संख्या में पाए गए हैं, ठीक है। मतलब न्यूज़ में ये था क्योंकि जो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो वहाँ पे यूट्रिकुलेरिया नामक काफ़ी पौधे संख्या में पाए गए हैं। मतलब ये जो आर्द्र भूमि है तो केवल एक ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही आर्द्र भूमि राजस्थान में है। तो ये यूट्रिकुलेरिया नामक पौधे वहाँ पे काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। यूट्रिकुलेरिया के बारे में देखते हैं। ब्लैडर वाटर्स, इनको ब्लैडर वाटर भी बोलते हैं। यह दुर्लभ और अनोखा मांसाहारी पौधा है। ये यूट्रिकुलेरिया इसलिए विशेष है क्योंकि एक मांसाहारी पौधा है मांसाहारी, देख रहे हो। इस पौधे को यूट्रिकुलेरिया नामक इसके छोटे ब्लेडर या यूट्रिकल्स के कारण दिया गया है। यूट्रिकल्स के मुहाने पर छोटे बड़े बाल, रोम जैसी संरचना आकार की हलचल के महसूस कर सकती है। जैसे ही कोई जीव इस रोम जैसी संरचना को स्पर्श करती है, यूट्रिकल्स का मुहाना खुलता है और उसमें जीव फंस जाता है। यह पौधे छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इन्हें प्रोटोजोआ, कीट, लार्वा, मच्छर, यहाँ तक कि टैडपोल भी शामिल है। इनका पर्यावास की बात करें तो ये पौधे झीलों, नदियों और जल भराव वाली आर्द्र मृदा में पाया जाता है ना। महत्व तो क्या है कि यह जैव विविधता को बढ़ाता है, साथ ही ये छोटे कीटों की संख्या को नियंत्रित रखकर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखता है। ये ध्यान रखना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वाटर, ये जो होता है मांसाहारी पौधा है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। इनके एक बार चित्र देख लो, ब्लैडर वाटर, यूट्रिकुलेरिया, इनमें जो एक वो होता है अपना ये यूट्रिकल्स, इसकी वजह से ये लोग पौधा, इसमें कोई भी जीव आता है तो इसके ऊपर से बैठ जाता है तो पौधा सब खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है और वो उसके अंदर उसको चूस लेता है ना। इस सीवीड के बारे में, सीवीड कोई एक पौधा नहीं है, ये सभी जलीय वाले जो कृषि योग्य होते हैं लोग देते हैं। इसमें केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को सीवीड कल्टीवेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। विशेषता क्या है कि यह समुद्री पादपों और शैवालों की विविध प्रजातियों का सामान्य नाम है।
मतलब सीवीड जो है ना, समुद्री पादपों और शैवालों की विविध प्रजातियों का एक सामान्य नाम है। ये महासागरों के साथ साथ नदियों, झीलों आदि में भी पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय और माइक्रोस्कोपिक स्वपोषी सीवीड पादपों को आमतौर पर 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन? हरा, हरा मतलब क्लोरोफाइटा। भूरा, भूरा मतलब फियोफाइटा। भूरा मतलब फिरोफाइटा। लाल मतलब रोडोफाइटा। लाल मतलब रोडोफाइटा, भूरा मतलब फियोफाइटा और हरा मतलब क्लोरोफाइटा। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग समुद्री सब्जी भी कहा जाता है, इसे समुद्री सब्जी भी कहा जाता है। यह निम्नलिखित पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे खनिजों में कैल्शियम दे दो, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम। विटामिन में ए, बी1, बी12, सी, डी आदि पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी, रोगाणुरोधी और कैंसर के उपचार में किया जाता है। विनिर्माण, टूथपेस्ट, फ्रूट जेली, जैविक सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा की देखभाल से संबंधित उत्पादों में बाइंडिंग एजेंट और कृषि में फसल उत्पादकता वृद्धि करने में सहायक है। इनको समुद्री सब्जी भी कहते हैं, सीवीड को, है ना। ये कोई एक पौधा नहीं है, ये समुद्री जितने पौधे होते हैं उनके लिए एक बार टर्म यूज होता है सीवीड, है ना, जो कृषि एग्रीकल्चर समुद्री एग्रीकल्चर। एक्विलारिया मेलाकेंसिस अगरवुड। एक्विलारिया मेलाकेंसिस अगरवुड के बारे में, एक्विलारिया मेलाकेंसिस अगरवुड। साइट्स ने भारत में अगरवुड के निर्यात का आसान बना दिया है। साइट्स ने भारत से अगरवुड के निर्यात को आसान बना दिया है। इस कदम को से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बताने। देखो, एक्विलारिया मेलाकेंसिस के बारे में, तो एक्विलारिया मेलाकेंसिस पूर्वोत्तर भारत में, बांग्लादेश में, भूटान में और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों का स्थानिक सदाबहार वृक्ष है। एक्विलारिया मेलाकेंसिस यह काफी कीमती और सुगंधित वृक्ष है ना। इस सुगंधित पादप के तेल और चिप्स दोनों का बाजार में अत्यधिक मूल्य है। कैलावेरिया मेलाकेंसिस, एक्विलारिया मेलाकेंसिस चिप्स और तेल बनते हैं। सिंट्रिचिया कैनिनर्विस, सिंट्रिचिया कैनिनर्विस, ये है सिंट्रिचिया कैनिनर्विस। संदर्भ न्यूज में क्यों था? वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान काई सिंट्रिचिया कैनिनर्विस की खोज की है। रेगिस्तानी काई सिंट्रिचिया कैनिनर्विस की खोज की है। यह कार मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करने में सक्षम है। जो काई है ये मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियों का सामना करने में सक्षम है। सिंट्रिचिया कैनिनर्विस के बारे में, यह अंटार्कटिका और मोजावे रेगिस्तान सहित पृथ्वी के कुछ सबसे कठोर स्थानों में पाई जाती है। अंटार्कटिका और मोजावे रेगिस्तान में यह मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने हेतु पहली संभावित अग्रणी प्रजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल ग्रह से संबंधित है ना। सेमल वृक्ष के बारे में अभी हम लोगों ने दो पढ़ा ना, एक पढ़ा सिंट्रिचिया कैनिनर्विस, दूसरा एक्विलारिया मेलाकेंसिस और एक पढ़ा सीवीड पढ़ा, और अपना यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वाटर्स 4 पढ़ा, है ना। उसके बाद आता है सेमल वृक्ष के बारे में, ये है अपना सेमल वृक्ष। सिल्क कॉटन ट्री, दक्षिणी राजस्थान से सेमल वृक्षों के लुप्त होने से वनों और एवं आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सेमल वृक्ष के बारे में, यह एक विशाल पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। सेमल वृक्ष ये अपने लाल रंग के फूलों के लिए जाना जाता है। इस पेड़ के हर भाग में आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए इसकी जड़ों का उपयोग मधुमेह की बीमारी के लिए किया जाता है। जड़ों का उपयोग मधुमेह की बीमारी के लिए किया जाता है ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई आदिवासी समुदाय इस वृक्ष की पूजा करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई आदिवासी समुदाय सेमल वृक्ष की पूजा करते हैं। इस बीज से खाद्य तेल प्राप्त होता है जिसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। सेमल वृक्ष। फिर आता है मेसिप्टेरिस, मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा। न्यूज में को था मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा, ये है मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा। एक नए शोध के अनुसार मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा का जीनोम सबसे बड़ा है। मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा फोर्क फर्न की एक प्रजाति है, फोर्क फर्न की एक प्रजाति है। मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा के बारे में
यह 160 जैसे हम लोगों को 23 क्षार बिलियन होते हैं ना, तो इसमें 160 बिलियन क्षार युग्म होते हैं, जो मानव जीनोम से 50 गुना ज़्यादा है। क्षार युग्म डीएनए के एक रज्जुक स्ट्रैंड को बनाने वाली इकाइयां हैं। यह पादपों के एक आदिम समूह से संबंधित है। ये धरती पर डायनासोर के आने से पहले, बहुत पहले अस्तित्व में थे। यह प्रजाति केवल प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू कैलेडोनिया, केवल प्रशांत महासागर के न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र और इसके कुछ नजदीकी द्वीपों में पाई जाती है। यह प्रजाति वर्षा वनों में वृक्षों के तने और शाखाओं पर पाई जाती है। कौन? मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा। फिर आता है पाम वृक्ष, जो नारियल वगैरह होता है, खजूर वगैरह होता है, उनको सबको पाम वृक्ष की प्रजाति में रखा जाता है। तो आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उड़ीसी सरकार ने पाम वृक्ष लगाने का निर्णय लिया है। पाम वृक्ष के बारे में तो यह उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत उगता है। पाम वृक्ष की किस्में नारियल, आयल पाम, सुपारी, पल्मायरा आदि। पल्मायरा तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है, पल्मायरा, ठीक है ना। पाम वृक्ष की विशेषता क्या होती है कि आकाशीय बिजली गिरने के दौरान यह प्राकृतिक तड़ित चालक नेचुरल कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और जान माल की हानि पर रोक लगाता है। नर पाम वृक्ष पर केवल फूल लगते हैं। नर पाम वृक्ष पर केवल फूल लगते हैं, जबकि मादा पाम वृक्ष पर फूल के साथ साथ फल भी लगते हैं। अच्छा, इसमें भी नर और मादा होता है। तो नर पाम वृक्ष पर केवल फूल लगते हैं और मादा पाम वृक्ष पर फूल के साथ साथ फल भी लगते हैं, मतलब बेबी भी जन्म देते हैं। लाभ के लिए तो पाम वृक्षों के पत्तों का उपयोग बाड़, दीवार और छतों के लिए निर्माण की सामग्री के रूप में किया जाता है। पाम वृक्ष कई तरह के खाद्य और गैर खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। नील कुरिंजी के बारे में देखते हैं, न्यूज में क्यों था। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन ने नील कुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया है। इसे लाल सूची में वल्नरेबल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। नील कुरिंजी, नीलगिरी का नाम इसी पौधे के नाम पर रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। यह एक झाड़ी है, इस पर 12 साल में, ध्यान रखना, 12 साल में एक बार फूल खिलते हैं। इसकी प्रकृति सेमल पेरस है, यानी यह पादप अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है। मतलब सेमल पेरस केवल जिंदगी में केवल एक बच्चा पैदा करता है। अब स्थिति के बारे में कि यह पादप पश्चिमी घाट के 16 घास के मैदान, नीलगिरी पहाड़ियों, पलानी पहाड़ियों और मन्नार की इराविकुलम पहाड़ियों तथा पूर्वी घाट में सेवराय पहाड़ियों में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का नाम भी कुरिंजी के नीले रंग से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीला पर्वत। प्रमुख खतरे क्या है कि चाय और नरम लकड़ी के वृक्ष बगानों और शहरों का विस्तार नील कुरिंजी के पर्यावास को सीमित कर रहा है। इसके अलावा यूकेलिप्टस, ब्लैक बेटल जैसी विदेशी प्रजातियां भी नील कुरिंजी को नुकसान पहुंचा रही हैं। यूकेलिप्टस और ब्लैक बेटल जैसी विदेशी प्रजातियां भी नील कुरिंजी को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर अपना आता है कलमी, करमुआ, नारी साग, इसी को बोलते हैं तीनों, वाटर स्पिनच, ये है कलमी। इसको तो गाँव में खूब देखे होंगे, कलमी, करमुआ, नारी साग इसको बोलते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित तकनीकी से अब किसान आम खेतों में भी कलमी, करमुआ, नारी साग की खेती, कलमी, करमुआ, नारी साग की खेती कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। माना जाता है कि अर्धजलीय बारहमासी पादप की सबसे पहली खेती दक्षिण पूर्व एशिया में की गई थी, है ना। लाभ क्या है कि ये फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 से भरपूर होता है और इसमें बीटा कैरोटीन, कैल्शियम और विटामिन E और C भी पाया जाता है। यह गर्म जल में पल रहे शिशु न्यूरल ट्यूब विकार को रोकने में मदद करता है। आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। एनीमिया के रोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें जलीय पर्यावासों के शोधक और प्यूरीफायर के रूप में करने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका यूज जल के प्यूरीफायर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर आता है अश्वगंधा, ये क्या था? कलमी, करमुआ, नारी साग। इसके बाद अपन आ जाओ अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा के बारे में जानते हैं। संदर्भ, अश्वगंधा की लोकप्रियता भारत और विदेश दोनों जगह पर बढ़ रही है। इसकी विशेषता क्या होती है? अश्वगंधा, ठीक है, यह एक सदाबहार झाड़ी है।
इसका पौधा भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल औषधि पौधों के रूप में विशेष रूप से पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। इसमें बिथेनोलाइट्स सहित कई बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। इन यौगिकों में सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। इसका उपयोग अक्सर तनाव, चिंता, नींद नहीं आने, पुरुष बंधता जैसी बीमारियों के इलाज में, एथलेटिक में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, ये ध्यान रखना, एथलेटिक में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अश्वगंधा को, इसको ध्यान से और 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लेना है अश्वगंधा को। ये मेन एथलेटिक्स में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए चाइना इसका बहुत ज़्यादा यूज करता है। कश्मीरी चिनार, कश्मीरी चिनार के बारे में देखते हैं। हाल ही में कश्मीरी चिनार को क्यूआर कोड के साथ जियो टैगिंग के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा मिली है। कश्मीरी चिनार प्लैटेनस ओरिएंटलिस के बारे में। कश्मीरी चिनार का वैज्ञानिक नाम है प्लैटेनियस ओरिएंटलिस। इसका मूल स्थान यह मूलतः ग्रीस से संबंधित है। यह पूरे कश्मीर में पाया जाता है, विशेष रूप से पूर्वी हिमालय में। श्रीनगर की डल झील के द्वीप चार चिनार का नाम इसके नाम पर रखा गया है। डल झील में जो चार चिनार द्वीप है छोटा सा, उसका नाम भी इसी चिनार, कश्मीरी चिनार के नाम से रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है कि विशाल एवं पर्णपाती तथा 30 मीटर तक ऊंचे होने वाले इस वृक्ष को पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 150 वर्ष लगते हैं। यह अपनी दीर्घायु और रंग बदलते पत्तियों के लिए जाना जाता है। गहरी हरी, रक्त लाल, अंबर और पीली शरद ऋतु। उपयोग क्या है? इसका उपयोग औषधि उद्देश्यों के लिए, इंटीरियर फर्नीचर के लिए, लकड़ी रंग बनाने के लिए भी उपयोग होता है। कश्मीरी चिनार का ध्यान रखना, कश्मीरी चिनार। फिर उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल, उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल, ये है उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल। ये था कश्मीरी चिनार, है ना, कश्मीरी चिनार। ये तो था अश्वगंधा, तो ठीक है। कलमी, करमुआ, नारी सब चित्र देखे जाना, क्योंकि इसी से अपना माइंड मैप बन पाएगा, तभी कुछ चीज़ें याद रहेंगी। उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल न्यूज में क्यों था? हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने टाइप 2 मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में सुबाबुल के चिकित्सकीय महत्व के उजागर किया है। टाइप 2 मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में सुबाबुल के चिकित्सीय महत्व का उजागर किया। सुबाबुल ल्यूकेना ल्यूकोसेफेला, सुबाबुल ल्यूकेना ल्यूकोसेफेला के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकेना ल्यूकोसेफेला, है ना, सुबाबुल। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पारंपरिक औषधि फलीदार वृक्ष है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का स्थानिक वृक्ष है। पारंपरिक रूप से निर्याती समुदाय द्वारा इसके पोषण मूल्य के कारण उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों और बीजों को कच्चा खाया जाता है। प्रोटीन व फाइबर के समृद्ध स्रोत के रूप में सूप एवं सलाद के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? उष्णकटिबंधीय, इसका नाम उष्णकटिबंधीय पादप सुबाबुल, सुबाबुल। अब आता है डिक्लीपिटेरा, डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा, डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा, डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा के बारे में। आकार, आघारकर अनुसंधान संस्थान, आघारकर अनुसंधान संस्थान, ये रायपुर के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा एक नई प्रजाति की खोज की है। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट भारत में मौजूद 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। भारत के 4 जैविक हॉटस्पॉट कौन सा है ना? एक हो गया पश्चिमी घाट, दूसरा सुंडालैंड जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन, फिर पूर्वी हिमालय रीजन और उधर म्यांमार वाला रीजन। ये 4 अपने जो है वैश्विक जैविक हॉटस्पॉट है। डिक्लीपिटेरा, इसके बारे में, डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा के बारे में। डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा पर्यावास, ये सूखे और बार बार आग लगने जैसी चरम दशाओं वाले खुले घास के मैदानों में पनपता है। साथ ही इसकी मजबूत जड़ें इसे पर्यावरणीय आघातों को सहने में सक्षम बनाती। इसके बाद चित्र देख लो, डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा, जहां आग लग जाएगी ना वहां ये जन्म ले लेगा। ये इतना खतरनाक है डिक्लीपिटेरा पॉलीमोर्फा।
तो असामान्य रूप से साल में 2 बार फूल खिलना, ये साल में केवल 2 बार फूल खिलता है, एक साल में 2 बार। इसका फूल वर्ष में 2 बार खिलता है, एक बार मानसून के बाद यानी जब बारिश हो जाती है उसके बाद, और दूसरा आरंभ के मार्च अप्रैल तक। दूसरी बार घास के मैदानों में आग लगने के बाद। घास के मैदानों में जब भीषण गर्मी होती है तो आग लग जाती है, तो फिर ये फूल खिलता है। और दूसरा खिलता है मानसून के बाद, मतलब वर्षा के बाद। स्पाइकेट पुष्पक्रम, स्पाइकेट पुष्पक्रम, यह स्पाइकेट पुष्पक्रम संरचना वाली एकमात्र भारतीय प्रजाति है। इसकी सबसे करीबी प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है। स्पाइकेट पुष्पक्रम संरचना वाली एकमात्र भारतीय प्रजाति है। सी बॉकथॉर्न, सी बॉकथॉर्न, इसको तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा। सी बॉकथॉर्न लद्दाख रीजन में, लद्दाख में महिलाएं सी बॉकथॉर्न की खेती में अहम भूमिका निभाती है। सी बॉकथॉर्न के बारे में, सी बॉकथॉर्न के बारे में क्या है, इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। सी बॉकथॉर्न इसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है। लद्दाख में इसे बिना किसी कीटनाशक के पूरी तरह जैविक तरीके से उगाया जाता है। हर साल सितंबर अक्टूबर में इस फसल की कटाई की जाती है। पौधे के प्रत्येक भाग जैसे फल, पत्ती, टहनी, जड़, कांटे का पारंपरिक रूप से औषधि, पोषण के प्रारूप आदि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से बंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश, ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान के नाम से भी जाना जाता है ना। फिर अपन आते हैं जलकुंभी के बारे में, वाटर हाइएंथ, जलकुंभी, ये है अपना जलकुंभी। न्यूज में क्यों था कि असम के बाढ़ प्रभावित बोरचिला क्षेत्र की महिलाएं जलकुंभी को पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों में बदल रही हैं, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत रोजगार का सृजन कर रही हैं। जलकुंभी के बारे में हम लोग देखते हैं, जलकुंभी के बारे में कि जलकुंभी के नकारात्मक प्रभाव क्या है कि जल गुणवत्ता ह्रास होती है। इसमें जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। पारिस्थितिकी असंतुलन, यह देसी पादप प्रजातियों को समाप्त कर सकती है। इसके चलते ताज़ा जल के पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता में गिरावट आ सकती है। देसी पादप प्रजातियों को समाप्त कर सकती है, ठीक है। इसके सकारात्मक उपयोग क्या है, सकारात्मक ये है कि यह जल में मौजूद भारी धातुओं, विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर सकती है, इस प्रकार जल प्रदूषण को कम कर सकती है। इसके अलावा पशु चारा, खाद और जैव ऊर्जा को संसाधित कर सकती है। इसे एकत्र किया जा सकता है और शिल्प व फर्नीचर जैसे पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। नीलकुरुंजी के बारे में है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। हम लोगों ने पादप प्रजातियां पढ़ ली, 7 8 थी। अब हम लोग बंतारा में जानवर के बारे में देखे थे। बंतारा आप लोग को पता होगा कि जो अंबानी साहब है, अनंत अंबानी जी, उन्होंने बंतारा में एक प्राइवेट वन्यजीव अभयारण्य टाइप का ऐसे कुछ बनाया है। तो न्यूज में क्यों था कि प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास केंद्र बंतारा के उद्घाटन के दौरान कई वन्यजीवों के साथ समय बिताया। दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र। तो इसमें पहले तो ओकापी के बारे में देख लेते हैं। ओकापी, ये ओकापी जिराफ की एक प्रजाति है। इसकी विशेषता क्या है, ओकापी को फॉरेस्ट जिराफ या ज़ेब्रा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एकाकी प्राणी है जो मुख्य रूप से दिन में सक्रिय होते हैं और बड़े क्षेत्र में विचरण करते हैं। ये अपने पैरों में मौजूद गंध ग्रंथियों से अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। अपने पैरों में मौजूद गंध ग्रंथियों से अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब देखो, ये भारत में नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए इसको भारत की WQA में नहीं रखा गया, लेकिन बंतारा में लाया गया। ये DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का स्थानिक प्रजाति है ना। फिर अफ्रीकी शेर के बारे में, हम लोगों ने पिछले अफ्रीकी शेर के बारे में पढ़ा था ना, भारतीय शेर के बारे में। अफ्रीकी शेर की जो पुआल होती है वो बड़ी होती है, ऐसे कुछ। देखो विशेषता क्या है, अफ्रीकी नर शेरों की आयाल जो होती है, अफ्रीकी नर शेरों की आयाल गर्दन के चारों ओर का घना बालों का झुरमुट घनी होती है, जबकि मादा शेरनी शिकार करने में मुख्य भूमिका निभाती है। एशियाई शेरों की तुलना में अफ्रीकी शेर आकार में बड़े होते हैं। उनकी आयाल और घनी होती है, गहरी और घनी होती है, और बड़े झुंडों में रहते हैं।
जो अफ्रीकी शेर बड़े झुंडों में रहते हैं। इनका पर्यावास की बात करो तो अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के सवाना और घास के मैदान और खुले वन में रहते हैं। ये अफ्रीकी शेर IUCN साइट्स की परिशिष्ट वन में रखा गया है इनको। दो सिर वाला दुर्लभ कछुआ, दो सिर वाला दुर्लभ कछुआ, ये देख लो दो सिर वाले दुर्लभ कछुए के बारे में। इनकी विशेषता क्या है कि यह जेनेटिक उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें एक शरीर पर दो सिर विकसित होते हैं, जिसे पॉलीसेफाली या बाईसेफाली कहा जाता है। दोनों सिर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, जिससे समन्वय बनाने में चुनौती आती है। ये अलग प्रजाति नहीं है, इसलिए इसकी कोई विशिष्ट संरक्षण स्थिति नहीं है। इन्हें अक्सर कैप्टिविटी दशाओं में रखा जाता है, क्योंकि वन या प्रकृति में इनके जीवित रहने की संभावना कम होती है। ओरंगुटान 2024 के पेपर में आया था, है ना, 2024 के पेपर में आया था ओरंगुटान। इसकी विशेषता क्या है कि ओरंगुटान बड़े लाल भूरे रंग के प्राइमेट्स होते हैं, जिनकी लंबी बाहें होती हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान प्राणी होते हैं, औजार का इस्तेमाल करते हैं और इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है ओरंगुटान की। ये प्रायः अकेले रहते हैं, सिवाय माँ के जो अपने बच्चों के साथ रहती है। इनकी जो मम्मी है वो अपने बच्चों के साथ रहती, बाकी सब अकेले रहते हैं। इसकी 3 प्रजातियां बोर्नियन, सुमात्राई और तपानुली सुमात्राई और बोर्नियन ओरंगुटन। पर्यावास के बारे में बात करें तो बोर्नियो और सुमात्रा के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइट्स की परिशिष्ट वन में रखा गया है, WPA वन में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। खतरे तो ठीक है, रबर बागान और वनों की कटाई, पालतू प्राणी का रूप में इनका अवैध व्यापार और वैध शिकार होता है। लेमूर के बारे में देख लो, यह है लेमूर के बारे में। इनकी विशेषता क्या है? लेमूरिफोरमेंस इंफ्रा ऑर्डर से संबंधित प्राइमेट्स की एक श्रेणी है, प्राइमेट्स की। इनकी 100 से अधिक प्रजातियां हैं, जो छोटे माउस लेमूर से सबसे बड़े एंड्री तक हो सकती है। कई प्रजातियां सामाजिक होती हैं और अक्सर मादा प्रधान समूहों में रहती है। मादा जो है प्रधान समूहों में रहती है। कई लेमूर प्रजातियां, सभी नहीं, परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है। पर्यावास क्या है लेमूर प्रजातियों की? लेमूर केवल मेडागास्कर और उसके आसपास के कोमोरस द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मतलब केवल मेडागास्कर या कोमोरस द्वीप समूह उसी के पूर्व में है ना, ध्यान रखना, जो मेडागास्कर उसके जस्ट पूर्व में है। ये वृक्ष पूर्व नहीं, पश्चिम में ये वृक्षों पर रहते हैं, है ना, जो ये है लेमूर। ये विविध पारिस्थितिक तंत्रों में रहते हैं, जो वर्षा वन, शुष्क पतझड़ वन, मैंग्रोव और कांटेदार वन से संबंधित है। ठीक है, ये तो हम लोग का ये खत्म हो गया। ये हम लोग बांतारा के 4-5 जीव हैं, पादप प्रजातियां हैं, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया है। इतनी ही हम लोग को पूरी स्पीसीज न्यूज पढ़ना था, है ना। ये पूरा लगभग हो गया है। अगर आप लोगों ने पहली दूसरी वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लो। पहली वीडियो में ये पूरा स्थलीय जानवर कवर किया था, दूसरी वीडियो में पक्षी प्रजातियां और जलीय प्रजातियां और सरीसृप पढ़ा था, है ना। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को पूरा पादप प्रजाति, इस वीडियो में हम लोगों ने पादप प्रजाति सारी कवर कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने बांतारा में जानवर पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे अब इस प्लेसेस से न्यूज़ देख रहे थे, उसको भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल में, मैं इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सके और इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है, तो UPSC में काफ़ी हेल्प करेगा इसके एलिमिनेशन मेथड के लिए। UPSC में डायरेक्ट तो नहीं भी आएगा, लेकिन मतलब इसके आप एलिमिनेट कर सकते हो क्वेश्चन को आसानी से, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद।